हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी हमारा चैप्टर सेकंड कह लीजिए या यूनिट सेकंड कह लीजिए, बिजनेस स्टडी में आपकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। और इसमें आज हम पढ़ेंगे, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कंपनी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसको हिंदी में कहते हैं हम सहकारी समिति। सहकारी समिति बोला जाता है, ठीक है। देखिए क्या होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, पढ़ते हैं। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट। अपनी इच्छा से वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, कुछ लोगों का मिलकर ग्रुप वॉलंटरी अपनी इच्छा से बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं कुछ लोग मिलकर। क्यों बनाते हैं? ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें अपने इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट, ठीक है। कुछ लोग मिलकर अपने इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट के लिए एक ग्रुप बना देते हैं, एक एसोसिएशन क्रिएट कर देते हैं, वो एक सोसाइटीज़ बनाते हैं, उसी को हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहते हैं। क्या है इसका बेसिक प्रिंसिपल? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके, पढ़ते हैं। सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प। म्यूचुअल हेल्प से अपनी खुद की मदद करते हैं, या और ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। ये बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक फ्रेज चलता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। सभी के लिए एक और एक के लिए सभी, ये बोला जाता है इसको। आपस में अपनी म्यूचुअल हेल्प के लिए लोग एसोसिएशन बना लेते हैं, सोसाइटीज़ बना लेते हैं, इसी को हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहते हैं। क्या फीचर्स होते हैं इसके, देखिए पढ़ते हैं। पहला है वॉलंटरी मेंबरशिप। इसमें अपनी इच्छा से मेंबरशिप लेते हैं लोग। एनीबडी कैन बिकम अ मेंबर इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एट हिज ओन विश एंड देयर इज़ नो कंपल्सन एट ऑल। इसमें कंपल्सन बिल्कुल नहीं होता, सभी लोग अपनी इच्छा से, कोई भी इसमें आना चाहे तो अपनी इच्छा से आता है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में, अपनी इच्छा से आपस में एक दूसरे की हेल्प के लिए, ठीक है। ये कंपल्सरी एट ऑल नहीं होता बिल्कुल भी। दूसरा है सेकंड लीगल स्टेटस। इसका जो स्टेटस होता है, एज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कंपल्सरी। इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी है। इट गेट्स सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कॉन्टीन्यूस एग्जिस्टेंस। तो इसलिए इसका सेपरेट लीगल एंटिटी एक क्वालिटी है इसकी, और नंबर सेकंड पे ये क्वालिटी कॉन्टीन्यूस एग्जिस्टेंस होता है और सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी पे मैंने अकाउंट्स में जो आपका बेसिक प्रिंसिपल्स है उस पर अलग वीडियो बनाई थी, कहोगे तो मैं एक आई बटन में लिंक ऊपर दे दूंगा, आप देख लेना। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कि ये अपने नाम से एसेट खरीद सकती है, बेच सकती है, अपने नाम से सारे काम कर सकती है, ठीक है। मेंबर्स के नाम से नहीं, अपने अलग नाम से अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। नंबर थर्ड की बात है लिमिटेड लाइबिलिटी। इसकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, ये इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। अनलिमिटेड वाली बात नहीं आती है इसमें, ये एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं। नंबर फोर्थ पे आता है कंट्रोल। कंट्रोल इज़ वेस्टेड इन दी हैंड्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें BOD होता है, BOD बोलते हैं इसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे ये देखो मीटिंग चल रही है इनकी, बोर्ड्स मीटिंग है, BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। हु आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। तो ये प्रिंसिपल है, ये बाद वाला, ये दिस वन, इस पे चलता है वन मैन वन वोट। इसके बेस पे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग भी होती है। तो कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में रहता है, वो कि सारे मेंबर्स वोट डाल के चुनते हैं। और नंबर 5 इनका जो पर्पज़ होता है सर्विस, मेन जो एम होता है वो सर्विस मोटिव होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर रादर देन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की बजाय, रादर देन प्रॉफिट की बजाय ये सर्विसेज रेंडर्ड जो है, ये वाली बात जो है इस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सर्विसेज देना होता है अपने मेंबर्स को ही, रादर देन टू अर्न प्रॉफिट। अच्छा, ये बनती कैसे है, फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए देखते हैं। तो ये केरला का एग्जाम्पल दे रहा है आप, दिल्ली का अलग होगा। एज़ पर केरला कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, शायद दिल्ली का है 1830 या 1860 सोसाइटी एक्ट है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप एक बार चेक कर लेना गूगल पे। एज़ पर केरला कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट देयर शुड बी एटलीस्ट 10 मेंबर्स, कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के। केरला का है, दिल्ली का मे बी कुछ अलग हो, ठीक है। एक बार आप नेट पे सर्च मार लीजिएगा। हु आर बाउंड टुगेदर बाय ए कॉमन बॉन्ड बिलोंगिंग टू द सेम लोकेलिटी, क्लास, ऑक्यूपेशन और हैविंग ए कॉमन इकोनॉमिक नीड। तो बहुत सारे लोग मिलके कम से कम 10 होने चाहिए जिनकी जो एम है, एक हो सेम लोकेलिटी के हों, सेम क्लास के हों, ऑक्यूपेशन सेम और हैविंग ए कॉमन इकोनॉमिक नीड हो। तो इस तरह से हम
कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। दीज मेंबर्स आर कॉल्ड प्रमोटर्स, ये सारे मेंबर्स प्रमोटर्स कहलाते हैं। कंपनी वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया प्रमोशन क्या होता है, इसके बाद उसी की वीडियो आप जरूर देखना अगर आपने नहीं देखी होगी तो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कंपनीज फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। दे शुड प्रेजेंट ए जॉइंट एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो एक जॉइंट एप्लीकेशन देते हैं प्रमोटर्स को वो, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, रजिस्ट्रार को कोऑपरेटिव सोसाइटी के। अच्छा, इसमें क्या आता है, दिस एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग, इसमें ये वाली चीज़ें होनी ही चाहिए। प्रपोज नेम ऑफ द सोसाइटी, जब सोसाइटी को रजिस्टर कराया जाता है, बनाया जाता है, तो सबसे पहले उसका नाम आता है कि क्या नाम होगा, प्रपोज नेम क्या है, एम एंड ऑब्जेक्टिव, आपकी सोसाइटी करेगी क्या, क्या उद्देश्य है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, और एरिया ऑफ द ऑपरेशन, किस एरिया में ऑपरेशन करेगी, नेचर ऑफ मेंबर्स लायबिलिटी, किस तरह के जो मेंबर्स हैं आपस में कम से कम 10 होने चाहिए, उनकी लायबिलिटी का नेचर क्या होगा, लिमिटेड है अनलिमिटेड है, किस तरह से है, पर्टिकुलर्स ऑफ शेयर्स कैपिटल टू बी रेज्ड, ठीक है, किस तरह से शेयर कैपिटल आप इकट्ठा करेंगे, कॉपी ऑफ बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी, उसकी लॉज की कॉपी, तो इस तरह से सारी चीज़ें आप जमा करा देंगे। ये सब डिटेल आपको जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस एप्लीकेशन में देनी पड़ती हैं, ठीक है। आफ्टर स्क्रूटनी, सारी जांच हो जाने के बाद, द रजिस्ट्रार इशूज अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये रहा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दिस सर्टिफिकेट हैज़ बिन अवार्डेड टू, तो यहाँ नेम वगैरह लिखा जाता है, किसको दिया जा रहा है, सोसाइटी का नाम, ठीक है, सोसाइटी का नाम। एंड देयर आफ्टर द सोसाइटी कैन एडमिट न्यू मेंबर्स, तो उसके बाद नया मेंबर वो एडमिट कर सकती है। अब हम इसके पढ़ रहे हैं मेरिट्स या एडवांटेज, ठीक है, या क्या क्या हैं पढ़ रहे हैं सब, देखो मेरिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्या फ़ायदे होते हैं इसके। नंबर 1, इक्वल वोटिंग राइट्स, इसमें हर मेंबर को वोट देने का इक्वल वोटिंग राइट होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, चाहे उसने कितनी भी कैपिटल लगाई हो कम या ज़्यादा, लेकिन सबको वोट देने का अधिकार होता है। इसको वन मैन वन वोट भी बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, वन मैन वन वोट, एक फ्रेज इसके साथ चलता है, ठीक है। तो ये इक्वल वोटिंग राइट इसमें पहला इसका वो है फीचर्स या मेरिट्स, सॉरी मेरिट है। नंबर 2, लायबिलिटी, लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसमें लायबिलिटी इट्स मेंबर टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये सबसे अच्छी बात है इसमें, जितनी कैपिटल एक मेंबर लगाएगा मैक्सिमम अगर लायबिलिटी आती है तो उसकी उतनी ही होगी जितनी उसने कैपिटल लगाई है। नंबर 3, स्टेबल एग्जिस्टेंस, इसमें एग्जिस्टेंस स्टेबल होता है, इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, किसी के भी मरने का, डेथ होने का, दिवालिया होने का, ठीक है, अनसाउंड माइंड होने का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मेंबर आएगा दूसरी जगह, उसका जो सक्सेसिव होगा या उसका नॉमिनी होगा वो अगला मेंबर बन जाएगा सोसाइटी का, तो इस तरह से चलते रहते हैं, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो स्टेबल रहता है, ठीक है, जैसा कि अब इसमें देख रहे हैं यूनिटी है। आगे कह रहा है इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, टू एलिमिनेट मिडिल मैन द मेंबर्स ऑफर ऑनररी सर्विस टू द सोसाइटी विच विल इन टर्न रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, इसमें जो लोग हैं वो कॉस्ट पे ही सर्विसेज ऑनर करते हैं अपने मेंबर्स को, तो इससे क्या होता है, कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है, इसमें कॉस्ट इकोनॉमी आ जाती है ऑपरेशंस में। और नंबर 5 पे कह रहा है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी इसको काफ़ी सपोर्ट करती है, एज इट इज़ अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस सपोर्ट सच एज लो टैक्सेस, सब्सिडीज, ग्रांट्स, लो इंटरेस्ट रेट, तो इस तरह गवर्नमेंट आपको पूरा जितनी भी फैसिलिटी हो सकती है या फाइनेंशियल बेनिफिट होती है या जितने भी टैक्स में रिबेट वगैरह गवर्नमेंट सब्सिडीज़ वगैरह देती है, इससे गवर्नमेंट से काफ़ी सपोर्ट मिलती है। और नंबर 6, इजी फॉर्मेशन, इसको बनाना बहुत आसान है, ठीक है, नो कॉम्प्लेक्स लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी 10 मेंबर मिलकर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रहे हो, इनने बना रखी है, ध्यान से देखिए, इंडियन हाउस, इंडियन कॉफ़ी हाउस, इस तरह से। अब हम पढ़ रहे हैं इसके लिमिटेशंस, ठीक है, लिमिटेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के क्या होते हैं, लिमिटेशन का मतलब हो गया नेगेटिव, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव एस्पेक्ट है, इससे कुछ नुकसान भी है। नंबर 1, लिमिटेड रिसोर्स, लो रेट ऑफ डिविडेंड एंड वन मैन वन वोट प्रिंसिपल रिवर्ट्स द मेंबर टू इन्वेस्ट मोर कैपिटल, ठीक है, तो इसमें वन मैन वन वोट प्रिंसिपल चलता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, इससे मेंबर ज़्यादा नहीं लगाते कैपिटल इसमें। नंबर 2, इन एफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बहुत अच्छी नहीं होती, एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं कोई, ऑफिस बियरर आर इलेक्टेड फ्रॉम दी मेंबर, दे आर मे नॉट बी कॉम्पिटेंट, तो ज़रूरी नहीं है जो चुने गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं या जो भी आपके अथॉरिटीज़ चुने गए हैं वो बहुत ही एफिशिएंट हो, तो मैनेजमेंट में हम आप जैसे जो भी लोग होते हैं आपस में मिलकर उनमें से ही होते हैं, तो एक्सपर्ट्स नहीं होते, MBA वगैरह नहीं होते, तो मैनेजमेंट की इनएफिशिएंट होती है। नंबर 3 पे कह रहा है लैक ऑफ बिजनेस सिक्रेसी, तो द जनरल बॉडी ओपनली डिस्कस ऑल फैक्ट्स फिगर्स ऑफ द सोसाइटी विदाउट एनी सीक्रेसी, इसमें सीक्रेसी नहीं रहती है, 10 मेंबर है, सब में खुलेआम बात होती है, बातें लीक भी होती हैं। नंबर 4,
एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करती है। इट विल अफेक्ट द स्मूथ फंक्शनिंग, इसके स्मूथ फंक्शनिंग पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट इसमें एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है। आगे हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ, डिफरेंस इन ओपिनियन। ठीक है, डिफरेंस इन ओपिनियन का सबसे अच्छा एग्जांपल ये, आप बहुत ध्यान से देखिए। जैसे ये तो कह रहा है 6 है एक ही वर्ड को, इसको, और ये कह रहा है 9 है, तो ओपिनियन अलग अलग रहती है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं अमंग द मेंबर्स, एडवर्सली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं तो ये एडवर्सली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन पे अफेक्ट करती हैं चीज़ें, इनमें ओपिनियन डिफरेंस रहता है ओपिनियन में। अब हम पढ़ रहे हैं कितने तरह की होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखिए कितने तरह की होती है, पढ़ते हैं। ये रही टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये क्या होती हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय कंज्यूमर्स टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स विद ए फेयर प्राइस। कुछ कंज्यूमर का नाम ही है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कंज्यूमर गुड्स में की सप्लाई के लिए ही होती है, फेयर प्राइस पे कंज्यूमर गुड्स सप्लाई कराती हैं कस्टमर्स को। दे परचेज द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम होलसेलर, से डायरेक्ट खरीदते हैं और डिस्ट्रीब्यूट द सेम टू इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स को बेचते हैं और आउटसाइडर को भी बेचते हैं बहुत कम प्रॉफिट पे। नंबर सेकंड है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये पहली कंज्यूमर थी, दूसरी प्रोड्यूसर है। दे आर ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोला जाता है इन्हें। ये इट इज़ प्रोमोटेड बाय स्मॉल प्रोडक्ट्स, क्राफ्ट्समैन एक्सेट्रा, तो ये प्रमोट करते हैं इनको। विच विल हेल्प देम टू स्टार्ट स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री बिजनेस स्टार्ट करने में मदद देता है। इसमें रॉ मटेरियल की सप्लाई आती है, टूल्स की आती है, इक्विपमेंट की आती है, मतलब सारा प्रोड्यूसर्स वाले आइटम आते हैं, तो ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहलाती हैं। नंबर थर्ड है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इट इज़ फॉर्म्ड बाय फार्मर्स, आर्टिसंस एंड स्मॉल प्रोड्यूसर टू मार्केट देयर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, तो जितने भी आपके फार्मर हैं, किसान हैं, ठीक है, कला वाले व्यक्ति हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, ये अपने प्रोडक्ट मार्केट में करने के लिए ये सोसाइटीज़ बनती है मार्केटिंग वाली। रबर मार्केटिंग सोसाइटी, कोइड मार्केटिंग सोसाइटी, इस तरह के नाम है। दे कलेक्ट द प्रोडक्ट टू इट्स मेंबर एंड सेल इट्स इन द मार्केट ओनली इन फेवरेबल कंडीशंस। तो ये अपने प्रोडक्ट कलेक्ट करके अपने मेंबर्स को भी बेचते हैं या फिर कहीं मार्केट में फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो भी बेचते हैं। इट विल हेल्प टू प्रमोट दी बारगेनिंग कैपेसिटी ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, और नंबर 4 पे हम पढ़ रहे हैं फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से पता लग रहा है ये फार्मर्स, इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स इन अ विलेज। तो ये एक एसोसिएशन होती है स्मॉल फार्मर्स की विलेज में, एंड दे जॉइन टुगेदर टू रीप द बेनिफिट ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन थ्रू जॉइंट कल्टीवेशन। तो जॉइंट कल्टीवेशन करके जो भी फायदा होता है उसके लेवल पे ये बनाई जाती हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? लार्ज स्केल फार्मिंग होती है, इंक्रीज यील्ड एज पर एकड़ ऑफ लैंड बढ़ाई जाती है, टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन, नए नए तरीके कल्टीवेशन के लाते हैं इसमें वो, और टू इनकल्केट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन अमंग फार्मर्स। ठीक है, तो इसके उद्देश्य ये होते हैं। और एक है फिफ्थ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जैसे क्रेडिट तो फाइनेंस से जुड़ी होगी, तो दे एक्सटेंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस एट ए रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देयर बाय मेंबर्स आर प्रोटेक्टेड एंड एक्सप्लोटेशन एंड मनी लेंडर्स अप टू सर्टेन एक्सटेंट। तो ये क्रेडिट के लिए, क्रेडिट मतलब फाइनेंस की हेल्प के लिए, तो पैसा उधार देने के लिए बनाई जाती हैं, अपने मेंबर्स को देते हैं, आपस में उधार देते हैं, ठीक, मनी लेंडर्स को देते हैं कुछ लिमिट तक। ये 4 तरह की होती हैं। रूरल बैंक्स होते हैं ये स्मॉल सपोर्टेड फार्मर्स के। सेकंड, अर्बन बैंक्स होते हैं जो कि स्मॉल ट्रेडर्स की हेल्प करते हैं। और एम्प्लॉयज़ क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं, ये गवर्नमेंट में भी हो सकती हैं और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती हैं। और वेजेस अर्नर भी हो सकते हैं ये, ठीक है, अपनी क्रेडिट के लिए ये यूज़ करते हैं, जो वर्कर्स हैं अपनी क्रेडिट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी सोसाइटीज़ हो गई। और एक 6ठे नंबर पे है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। हाउसिंग आ रहा है तो ये हाउसिंग वर्ड इनका काम हाउस बनाना ही होगा या लोन वगैरह देना होगा, पढ़ते हैं। इनका क्या होता है? टू प्रोवाइड हाउसिंग फैसिलिटी, अपने मेंबर्स को हाउसिंग फैसिलिटीज़ देती हैं, आइदर ओनरशिप देती हैं या रेंटल बेसिस पे। हेल्प टू परचेज हाउसेज, खरीदने में भी मदद करती हैं लेस कॉस्ट पे, और उनको परचेज हाउसेज ऑन इजी इंस्टॉलमेंट पे भी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा है वो ध्यान से देखिए। केरला का एग्जांपल दे रखा है, केरला सेल्स कॉर्पोरेशन हाउसिंग फेडरेशन। तो ये एक सोसाइटी है, वो ये सारे ऊपर वाले काम करती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ कितने तरह की होती हैं ये पढ़ते हैं हम। देखिए, पहला है लैंड सोसाइटीज़। ड्रीम लैंड सोसाइटी एग्जांपल दे रहा है, ठीक है। एक्वायर लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग मेंबर्स एज स्मॉल प्लॉट्स एट रीजनेबल प्राइस। तो ये क्या करते हैं? बड़े बड़े लेवल बड़ी ज़मीन खरीदते हैं और छोटे छोटे प्लॉट काट के रीजनेबल प्राइस के अपने मेंबर्स को बेच देते हैं। कई बार लमसम में पेमेंट ले लेते हैं, कई बार इंस्टॉलमेंट में ले लेते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड कह रहा है हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटीज़। तो ये क्या करते हैं? ये प्लॉट्स बेचते हैं मेंबर्स को और एडवांस मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज के लिए देते हैं। ठीक है, तो ये हाउसिंग फाइनेंस, नाम से पता लग रहा है हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग के लिए फाइनेंस देते हैं। फिर हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज़, ये क्या बिल्डिंग बना के देते हैं। एक्वायरिंग लैंड, लैंड खरीदते हैं,
कंस्ट्रक्शन करके देते हैं लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज़ लॉर मैनी हाउसेज एट टाइम बना देते हैं, और सेल्स दैम इट्स मेंबर ऑन ए रीजनेबल प्राइस। कुल मिला के ज़मीन खरीदना, किसी हाउसेज को बहुत बड़े लेवल पे बनाना, छोटे लेवल पे भी बनाना, और अपने मेंबर्स को रीजनल प्राइस को उन्हें बेचना होता है मेन काम। और टेनेंसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, नाम से पता लग रहा है टेनेंसी, तो ये जो जितने भी फॉर रेंट के वाले काम होते हैं ये टेनेंट्स को देते होंगे। दे सोसाइटीज़ ऑन हाउसेज आर अलॉट दैम टू मेंबर्स ऑन रेंटल बेसिस। ये जितने भी अपने घर होते हैं रेंटल बेसिस पे अलॉट करते हैं मेंबर्स को, उनसे रेंट लेते हैं बदले में। तो इसी के साथ ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की यूनिट है ख़त्म होती है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। मैंने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे लगभग सारी वीडियो बनाई हैं, और इसके बाद का जो टॉपिक है कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, मेमोरेंडम, डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप सारी वीडियो अच्छे से देखते रहें, बिजनेस स्टडी पढ़ते रहें। और मैंने अकाउंट्स पे भी जनरल तक बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, आप उनको जरूर देखें और मेरे चैनल से जुड़े रहें, सीखते रहें। और आपके बड़े भाई बहनों के लिए मैंने 12th क्लास में अकाउंट्स और बिजनेस की बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, और अभी और प्रोसेसिंग चल रही है, तो आप उनको भी मोटिवेट करें, वो भी देखें। आप सब 11वीं और 12वीं वाले 11th और 12th के स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़े रहें, कॉमर्स और बिजनेस अच्छे से पढ़ते रहें। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगेन थैंक यू।